गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज भी मैंने आपको बताई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख विधि जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुख्य आधार क्या है? डीएनए क्लोनिंग है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुख्य आधार क्या है? डीएनए क्लोनिंग है। ठीक है, अब देखिए डीएनए क्लोनिंग के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। देखिए डीएनए क्लोनिंग के मुख्य चरण हैं, अगर हम सबसे पहले देखें तो वो है वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण। ठीक है, जो वांछित जीन है, ठीक है, वांछित जीन का मतलब है विजातीय डीएनए, क्लियर, या हम इसे बाहरी डीएनए भी कह सकते हैं, बाहरी डीएनए भी इसको बोला जा सकता है। वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण, पहचान व पृथक्करण, ठीक है, यानी उसको वहाँ से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। पहले उसकी पहचान की जाती है। पहचान से मतलब ये है कि क्या वो विजातीय डीएनए परपोषी कोशिका में जाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है डीएनए क्लोनिंग का वो है क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन। ठीक है, फिर किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये है कि वह वाहक जो कि इस विजातीय डीएनए को लेकर के परपोषी कोशिका में जाता है उसको हम वेक्टर या वाहक कहते हैं, और उस क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। कौन सा वेक्टर इसके लिए कारगर सिद्ध होता है, कौन से प्रकार का कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तीसरा जो है वांछित जीन का क्लोनिंग वेक्टर में निवेशन। फिर क्या किया जाएगा? जो वांछित जीन है जिसे हम विजातीय डीएनए या बाहरी डीएनए कह रहे हैं, उस वांछित जीन का क्लोनिंग वेक्टर में, अगर क्लोनिंग वेक्टर हम देखें तो प्लाज्मिड हो सकता है, में निवेशन। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाता है? उसका निवेशन किया जाता है। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से पिछली क्लास में बता दिया था। फिर नंबर 4 पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट कोशिका में गुणन। नंबर 4 पर जब वांछित जीन इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ संयुक्त होकर के फिर रेप्लिकेट हो जाएगा तो फिर बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में, होस्ट यानी परपोषी कोशिका में गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इसका गुणन होता है वहाँ पर, यानी कि अपनी संख्या को ये अपनी प्रतिलिपियों को बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कोशिका है होस्ट सेल, उसका विभाजन हो जाएगा और विभाजन से संतति कोशिकाएं बनेगी, और वो संतति कोशिकाएं क्या है? क्लोन है। ठीक है, तो यानी उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो है क्लोन डीएनए है। तो उस क्लोन की गई जीन की पहचान की जाती है। क्लोन की गई जीन की पहचान, ठीक है, उसकी फिर पहचान की जाती है और इसका अन्य जीवों में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, पहचानी गई क्लोन जीन का अन्य सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर किया जाता है अगली कोशिका में ट्रांसफर। अब ट्रांसफर के बाद वांछित जीन की अभिव्यक्ति होती है। नंबर 7 क्या है? वह वांछित जीन
वह वांछित जीन अभिव्यक्ति दर्शाता है। ठीक है, आप देखिए इसका मतलब हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे मान लो कि ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये एक डीएनए है। ये तो है बाहरी डीएनए, वांछित जीन हम इसे कह रहे हैं, वांछित डीएनए, ठीक है, और ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वांछित जीन है वो ब्रेक होता है, ठीक है, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। इसी तरह से ये भी ब्रेक होता है प्लाज्मिड। तो ये यहाँ पर जो खांचा बना है, इस खांचे में ये जीन क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पर इनका निवेशन हो जाता है। और निवेशन किससे होता है, जो लाइगेज एंजाइम है उससे इसका निवेशन हो जाता है। तो जो ये डीएनए है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये वांछित जीन का भाग है। ठीक है, अब इसे, ये जो डीएनए बना है, क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन होने के बाद वांछित जीन का क्लोनिंग वेक्टर में निवेशन हो चुका है। अब इस निवेशन के बाद इस रिकॉम्बिनेट डीएनए का ये क्या हो गया है, ये रिकॉम्बिनेट डीएनए है। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये होस्ट सेल है, यहाँ पर ये जैसे डीएनए आ गया है। अब ये होस्ट कोशिका आगे क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, तो विभाजन करती है तो इसमें देखिए आप इस तरह से नई कोशिकाएं जो है वो बन जाएंगी। तो इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेट डीएनए है, साथ में क्या है, ये रिकॉम्बिनेट डीएनए है। ठीक है, अब देखिए इस कोशिका से इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को या क्लोन की गई जीन को, क्लोन जीन है ये, ठीक है, इसको क्लोन जीन भी कह सकते हैं। इस क्लोन जीन को बाहर निकालकर किसी अन्य कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये अदर होस्ट सेल है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर क्या करता है, अभिव्यक्ति दर्शाता है, यानी कि ये वाला जो डीएनए है ये इस कोशिका में अभिव्यक्ति दर्शाएगा। अब मान लो कि हमने क्या किया है, हमने एक वांछित जीन लिया है जो कि कैसा है, वो एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। इस तरह का प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हमने ले लिया, इसको हमने प्लाज्मिड जो है उसके साथ संयुक्त करवाया। पहले क्या होगा, वांछित जीन डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से टूट जाएगा, इधर प्लाज्मिड भी टूट जाएगा। फिर इन दोनों का लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाएगा, दोनों जब संयुक्त हो जाएंगे। इसके बाद फिर इसे होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाएगा। होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र होने के बाद वो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी, संतति कोशिकाएं बनेगी। और इन संतति कोशिकाओं में क्या है, इन संतति कोशिकाओं में वांछित डीएनए भी साथ है। ठीक है, और फिर यहाँ से इसकी पहचान की जाती है और इसे फिर अन्य कोशिका में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर वो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए क्लोनिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुख्य आधार माना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त करने के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, कई औजार चाहिए। वो औजार क्या है, वो उपकरण क्या है, हम देख लेते हैं। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त करने के लिए कई उपकरण चाहिए, ठीक है, या औजार चाहिए। उपकरण या औजार कौन कौन से होते हैं, रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें कुछ औजार चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले जो आता है वो आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या हम देख सकते हैं एंजाइम लिख सकते हैं। ठीक है, हम एंजाइम लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि एंजाइम बहुत सारे काम आते हैं। दूसरा वेक्टर और व्हीकल डीएनए, जो दूसरा है वो है वेक्टर या
इसे हम क्या कह सकते हैं, वेहिकल डीएनए कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए यानी वाहक डीएनए। ठीक है, वाहक डीएनए क्या हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है पैसेंजर डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए। इसको हम क्या कह सकते हैं, पैसेंजर डीएनए और हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए हम इसे कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए। ठीक है, यानी यात्री डीएनए या फॉरेन डीएनए मतलब विजातीय डीएनए। ठीक है, या बाहरी डीएनए हम कह सकते हैं। ठीक है, एक ये चाहिए। इसके बाद परपोषी या ग्राही कोशिका चाहिए। ठीक है, तो होस्ट सेल ये चाहिए इसमें। इसके बाद अगला नंबर क्या है, जीन बैंक। हमारे पास जीन बैंक होगा तभी हम ये सारा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उपकरण या औजार जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले कौन से हैं, एंजाइम, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं, लाइगेज एंजाइम हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये सारे एंजाइम इस दौरान काम आते हैं। वेक्टर या व्हीकल डीएनए से मतलब है ऐसा वाहक डीएनए जो वांछित जीन को परपोषी कोशिका में लेकर के जाता है। ठीक है, तीसरा वांछित जीन, और चौथा होस्ट कोशिका, परपोषी कोशिका, और नंबर 5 है जीन बैंक। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम में देखिए, एंजाइम जो है वो इसमें कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइसिंग एंजाइम के बारे में। ठीक है, लाइसिंग एंजाइम क्या है। देखिए, लाइसिंग एंजाइम का काम होता है कोशिका भित्ति का लयन करना, यानी इसका काम कोशिका भित्ति का लयन कर, कोशिका भित्ति का लयन कर फिर ये करता क्या है, कोशिका का डीएनए प्राप्त करता है। कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये कोशिका भित्ति, जैसे हमें कोई वांछित जीन चाहिए तो हमें वो किसी कोशिका से ही मिलेगा। ठीक है, तो उस कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, तो उन एंजाइमों को हम क्या कहते हैं, लाइसिंग एंजाइम कहते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमें बैक्टीरियल कोशिका से, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल, ठीक है, बैक्टीरियल कोशिका से जो है उसको डीएनए प्राप्त करना है, किसी जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करना है, तो उसकी कोशिका भित्ति का लयन होना आवश्यक है। बिना उसका लयन हुए हमें वो डीएनए प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए हम कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरियल कोशिका की कोशिका भित्ति को गलाने या उसका लयन करने के लिए हम लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करती है, बैक्टीरियल कोशिका की कोशिका भित्ति को डैमेज कर देती है, जिससे कि उसका डीएनए प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर प्लांट सेल की बात की जाए, पादपों की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर हम जानते हैं सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। तो उसके लिए हमें प्लांट सेल की सेल वॉल को या का लयन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेलुलेज का। ठीक है, सेलुलेज का, सेलुलेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल कोशिका की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए या उसका लयन करने के लिए लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं,
और प्लांट कोशिका की कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए सेल्यूलेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें फंजाई की कोशिका भित्ति का करना है, फंजाई की सेल वॉल का लयन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अब शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिनिएज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काइटिनिएज इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंजाइम का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए हम सेलुलोज का उपयोग करते हैं। अब सेलुलोज जो है उसके साथ पैक्टिन भी होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और पैक्टिनेज या सेलुलोज का उपयोग करते हैं। तो ये होते हैं लाइसिंग एंजाइम। ये कोशिका भित्ति को ब्रेक कर देते हैं जिससे कि उस कोशिका का डीएनए प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। तो बैक्टीरियल कोशिका की कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम से डैमेज करते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए या तो सेलुलेज या फिर पैक्टिनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, और कवकों की कोशिका भित्ति का लयन करने के लिए काइटिनिएज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरियल कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की या पैक्टिन की बनी होती है, और फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा जो आता है लाइसिंग एंजाइम के बाद वो आता है विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 क्या है? क्लीवेज एंजाइम, हिंदी में कहते हैं विदलन एंजाइम। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? विदलन एंजाइम। ये क्या है? देखिए, क्लीवेज एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। ये डीएनए अणु को तोड़ते हैं। ठीक है, डीएनए अणु को तोड़ते हैं। सीधे से शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं इससे कि डीएनए अणु को तोड़ते हैं। कौन? क्लीवेज एंजाइम। तो जैसे पहला आता है इसमें एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, पहला आता है इसमें एक्सोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है? ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। ठीक है, डीएनए के सिरों से, ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। ठीक है, सिरों से तोड़ते हैं, मतलब बीच से नहीं तोड़ते, सिरों से तोड़ते हैं। तो ये डीएनए को उसके 5 एंड या फिर उसके 3rd एंड से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। 5वें एंड से या 3रे एंड से अलग करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को कहाँ से अलग करते हैं? 5वें सिरे से। जो इसका 5th, जो 5वां कहने का मतलब ये है कि इस तरह से डीएनए का जो अणु है इसमें इस तरह से होती हैं 3 और 5। ठीक है, 5 और 3। तो यहाँ से किनारों से क्या करता है? ये इसको डैमेज करता है। क्लियर? इसके बाद है अगला जो है एक्सोन्यूक्लिएज के बाद वो आता है एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, बी जो है वो है एंडोन्यूक्लिएज। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एंडो माने अंदर होता है, एक्सो माने बाहर होता है। ठीक है, तो ये डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। ठीक है, यानी ये डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। ठीक है, बीच से काटते हैं। इसका मतलब ये है कि सिरों को छोड़कर बीच में कहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, कहीं भी काट सकते हैं। सिरों को छोड़कर बीच में कहीं
भी काटा जा सकता है इनसे, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस तो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस डीएनए अणु को बीच से काटते हैं, यानी कि ये सिरों को छोड़ देते हैं और बीच में से काट देते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो आता है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी बात और कर ली जाए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखिए एंडोन्यूक्लियस तो है ही, यानी कि बीच से काटेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंधित, प्रतिबंधित, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस हम इसे कहते हैं। इसके बारे में देखिए कि ये डीएनए को एक निश्चित या विशिष्ट स्थल पर ही काटते हैं। ये डीएनए को मध्य में किसी विशिष्ट स्थल से काटते हैं या तोड़ते हैं, ठीक है। डीएनए को किसी विशिष्ट स्थल से ये काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि प्रतिबंध हो गया ये, यानी कि इसको यहीं से, यानी एक इसके लिए एक विशिष्ट जो जगह है वहीं से उसको काटा जाता है, ठीक है। यानी हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं कि डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर काटते हैं, ठीक है। और डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर काटते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे बता सकते हैं। तो जैसे देखिए, अब मान लो कि एक है EcoR फर्स्ट, ये क्या है, ये एक एंजाइम है। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये सबसे पहले खोजा गया था, EcoR फर्स्ट, ये सबसे पहले खोजा गया था। इसमें ईस्चेरिया कोलाई से इसके R प्रभेद से पहली बार जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना तो उस आधार पर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो EcoR फर्स्ट एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और ये डीएनए में जो क्रम है उसको पहचान कर उसे G और A के मध्य से काट देता है। कैसे देखते हैं, जैसे और दूसरी क्या है, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसको कहाँ से काटेगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये काटेगा G और A के मध्य से इसको काट देता है। तो G ये रहा, ठीक है, और A कहाँ है, ये रहा। तो इस G और A के मध्य से इसको इस तरह से काट देता है, ठीक है। इधर से ऐसे चलेगा और इधर से ऐसे चलेगा, तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे। तो एक हिस्सा तो ये हो जाएगा GC, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो हिस्से बन चुके हैं, इसके दो भाग बन चुके हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से इसको काट दिया ना, अब ये यहाँ से कट गया है, तो मान लो कि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है वांछित। इतना जो भाग है ये वांछित कहलाता है, ठीक है। अब ये वेक्टर के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, इसी क्षार क्रम में जुड़ जाएगा और फिर उसका ट्रांसफर होता है होस्ट कोशिका में, ठीक है। इसी क्षार क्रम में ये जुड़ जाएगा। जैसे मान लो कि ये जो वेक्टर है उसका है, ये वांछित जीन है, तो इस वांछित जीन का इस वेक्टर डीएनए में भी इसी तरह से EcoR फर्स्ट जो है वो तोड़ देता है, किसको, इस न्यूक्लियोटाइड क्रम को तोड़ देता है निश्चित स्थल पर। जिसने G और A के बीच में से इसको काटा है, तो ये एक निश्चित स्थल है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अगर वांछित जीन का मान लिया जाए और ये वेक्टर जीन का मान लिया जाए, तो ये दोनों इसी तरह से वापस क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे
ठीक है। तो इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को विशिष्ट क्षार क्रम पर तोड़ देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्हें आणविक कैंची भी कहते हैं। इनका अगली विशिष्टता क्या है इसकी, कि इन्हें आणविक कैंची भी कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। आणविक कैंची किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस के बड़े वर्ग हैं, एंडोन्यूक्लियस के बड़े वर्ग में आते हैं, ठीक है। अगली इसकी विशेषता क्या है, ये एंडोन्यूक्लियस के बड़े वर्ग में आते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए प्राकृतिक रूप से ये कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार देख लेते हैं। डीएनए को मध्य में किसी विशिष्ट स्थल से काटते हैं या फिर डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर काटते हैं, इन्हें आणविक कैंची कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस के बड़े वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कुछ और विशेषता क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये प्राकृतिक रूप से अगर मिलेंगे तो कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निम्न बैक्टीरियल और सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए, देखिए कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है ई कोलाई। ई कोलाई में पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें पाया जाता है, बेसिलस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? बेसिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है, ठीक है। और पाया जाता है ये थर्मस एक्टिविस्ट में, ठीक है। थर्मस एक्टिविस्ट में ये पाया जाता है। एक्टिवेटिस है ये, सॉरी, ठीक है, एक्टिवेटिस इस तरह से लिखेंगे। तो इनमें ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ई कोलाई में, बेसिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में और थर्मस एक्टिवेटिस में पाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये आपको याद रखना है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता है टाइप फर्स्ट, जिसे हम आर फर्स्ट कहते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है। सेकंड और थर्ड, इसे हम कहते हैं आर फर्स्ट, इसे हम कहते हैं आर सेकंड और इसे हम कहते हैं आर थर्ड, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस आर फर्स्ट, एंडोन्यूक्लियस आर सेकंड और एंडोन्यूक्लियस आर थर्ड। अब इसमें से देखिए आर सेकंड जो है उसका जीन क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन मानचित्रण में इसका जो है क्रोमोसोमल मैपिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो आर सेकंड है उसका किस में किया जाता है? जीन क्लोनिंग एंड क्रोमोसोमल मैपिंग में उपयोग करते हैं, जो आर सेकंड है उसका, ठीक है। अब आर सेकंड है कौन कौन से? एक तो यही है इको आर फर्स्ट जो है वो आर सेकंड है। इसी तरह से HIND सेकंड जो है वो भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी कौन से टाइप का है? ये सेकंड टाइप का है, क्लियर। तो जीन क्लोनिंग और क्रोमोसोमल मैपिंग के लिए टाइप सेकंड का प्रयोग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, और ये इसके 2 एग्जाम्पल है, इको आर फर्स्ट और HIND सेकंड, ठीक है। जो HIND है, HIN जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से मिला है। इसको कहाँ से अलग किया गया है? इसको किया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। इसलिए इसका नाम HIND रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।